हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। कल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था +2 का टॉपिक, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उसमें हमने फर्स्ट मेथड बड़े अच्छे से कर लिया था, दैट इज़ प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रोडक्ट था, दैट इज़ इनकम मेथड। इनकम मेथड का दूसरा नेम है फैक्टर पेमेंट मेथड और थर्ड नेम है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रोड्यूसर को जो भी इनकम होती है वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसमें? वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, इसलिए उसका नेम क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। तो जो वो फैक्टर्स को पे कर रहा है तो उसके लिए क्या बन गया? फैक्टर पेमेंट मेथड। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? देखिए, नेशनल इनकम मीन्स ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। फैक्टरिंग नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम मीन्स ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी during a period of an accounting year। ये डेफिनेशन है नेशनल इनकम की। प्रोडक्ट मेथड की अलग डेफिनेशन की थी, इनकम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज हो जाती है। नेशनल इनकम मीन्स ऑल फैक्टर इनकम। तो सबसे पहले आपको फैक्टर इनकम का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया होगा। फैक्टर इनकम मीन्स जो आपको इनकम हो रही है अपनी फैक्टर सर्विसेज देकर। इट मीन्स इसमें हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स लेते हैं? इसमें हम बाईलेटरल ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। बाईलेटरल मीन्स आपने काम किया, आपने सर्विसेज दी, उसके बदले में आपको इनकम हुई, दैट इज लैंड के ऊपर क्या मिला आपको? रेंट। आपने एज ए लेबर काम किया तो आपको क्या मिला? वेजिस और सैलरीज। आपने कैपिटल किसी को दी तो आपको उसके ऊपर क्या मिला? इंटरेस्ट। आप एंटरप्रेन्योर हो, आपने किसी में कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स इनकम की बात हो रही है। ऐसी इनकम जो आप मेहनत करके अर्न कर रहे हो। इसके ऑपोजिट एक और टाइप की इनकम आपको क्वेश्चन में मिलेगी, दैट इज ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। आपके पार्ट पर वो इनकम हो जाती है और जो आपको वो देता है उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ये हम क्वेश्चन में नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। ट्रांसफ़र पेमेंट कौन सी होती है? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वन साइडेड मीन्स आप इसके अंडर कोई काम नहीं करते, किसी को कोई सर्विस नहीं देते, फिर भी यहाँ पर आपको इनकम हो रही है एज अ चैरिटी, एज अ डोनेशन, एज अ ग्रांट। तो ट्रांसफ़र इनकम कहीं से भी आ सकती है। ट्रांसफ़र पेमेंट कोई भी कर सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है, मीन्स सरकार आपको चैरिटी दे रही है, सरकार आपको कुछ डोनेट कर रही है, या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फॉरेन कंट्री हमारी हेल्प कर रही है ट्रांसफ़र पेमेंट देके। तो जब भी ट्रांसफ़र वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में, ट्रांसफ़र इनकम या करंट ट्रांसफ़र, तो ये चीज़ें आप इसमें नोट नहीं करोगे, क्वेश्चन में आप इनको इंक्लूड नहीं करोगे। हमने सिर्फ कौन सी लेनी है? फैक्टर इनकम लेनी है। हमने ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट, करंट ट्रांसफ़र, इसकी बात ही नहीं करनी। क्लियर हो गया? अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स वो पर्सन हु
resides in a country for more than 1 year and whose economic interest lies in that particular country। आप किसी देश में रह रहे हो, आपको वहाँ रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, क्लियर है, और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स अब आपको लगता है कि मुझे इसी देश में रह के, मुझे इसी कंट्री में रह के अपना लाइवलीहुड अर्न करना है, इसी देश के लिए जीना है, इसी देश के लिए मरना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस कंट्री के सिटीज़न हो, आप कहीं और पैदा हुए हो सकते हो, आपको सिटीज़नशिप किसी और कंट्री की मिली हुई हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए परमानेंटली, अब आप वहीं रहने का सोच रहे हो, तब आप उस कंट्री के क्या हो जाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट। फिर आपके द्वारा कमाया गया पैसा क्या कहलाएगा, किसकी नेशनल इनकम में ऐड होएगा, उसी देश की जहाँ पर आप रह रहे हो। उसके बाद आगे हम क्या बात करते हैं, इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स आपकी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री, आपकी कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ जहाँ तक जाने की आपको परमिशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे देश में जिन लोगों ने रह के पैसा कमाया है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। क्लियर होगी बात। अब ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसमें किसी का भी पैसा तो वो क्या बन जाता है, डोमेस्टिक इनकम। क्या बन जाता है, डोमेस्टिक इनकम। फिर जब हम इस डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। फिलहाल सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे आती है। चलिए अब इनकम मेथड में देखिए क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो मुझे आपको मीनिंग क्लियर करना था। देखिए क्या है, अब इसमें क्या है, इनकम मेथड में मेनली 3 हेडिंग हम लेंगे। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट हम लेते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ये हमारा मेन हेडिंग है। कंपनसेशन मीन्स आपको आपके काम के बदले में कंपनसेट किया जा रहा है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, आपको आपके काम के बदले में कंपनसेट किया जा रहा है। कैसे कैसे किया जा रहा है, अगर आप कहीं पे सर्विसेज देते हो तो या तो आपको मिल रही है वेजेस या आपको मिल रही हैं सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। सेकंड कंपनसेशन कैसे हो सकता है, पेमेंट इन काइंड मीन्स अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, कहीं सर्विस दे रहे हो, तब आपको कैश ना मिलके, तो यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज कैश की फॉर्म में है, कैश ना मिलके आपको कोई और फैसिलिटी दी जा रही है, आपको रहने के लिए घर फ्री में दिया जा रहा है, आपको आने जाने के लिए गाड़ी की सर्विसेज दी जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। थर्ड कंपनसेशन में क्या आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। जी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये मेनली होता है प्रोविडेंट फंड के केस में। प्रोविडेंट फंड जिसको हम शॉर्ट में पीएफ भी बोलते हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हो तब आपकी जितनी सैलरी है उसमें से कुछ अमाउंट कट के आपके पीएफ में जाता है, जो आपकी सेविंग है। अब एक एम्प्लॉई की तरफ से कितना कटता है, मान लीजिए 10% कट रहा है, ये किसकी सैलरी में से जा रहा है, एम्प्लॉई की। कहाँ पर जा रहा है, पीएफ में। तो जितनी एम्प्लॉई की सैलरी में से कट रहा है दैट इज़ 10%, उतनी ही कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है,
आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस, पीएफ। तो ये जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है ना, इसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इसी का ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि ये तो आपके ही पैसे हैं जो आपके काटे जा रहे हैं, उतने ही आपको बॉस एडिशन में आपको दे रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए है। तो हमें उसका फ़ायदा है कि हमें हमारे काम के बदले में 10% पीएफ मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो क्वेश्चन में 2 एंट्रीज पड़ी होती हैं, वन इज़ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड सेकेंड वन इज़ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉय का आपने कंसीडर नहीं करना, वो ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज में ऐड है। हम किसका कंसीडर करेंगे? बाय एम्प्लॉयर। समझ में आ रही है बात? चलिए लास्ट इसमें क्या है कंपनसेशन में, पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन, देखिए जब आप कहीं काम करते हो तो और एक स्कीम है कि जब आप वहाँ से रिटायर होगे, आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हम मंथली आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट पेंशन। ये भी तब मिलती है जब आप कभी आपने पास्ट में सर्विसेज प्रोवाइड की थी। एक हमारे पास है, क्या कह सकते हैं, कौन सी पेंशन है, एक तो रिटायरमेंट पेंशन होगी, एक कोई भी अब सरकार आपको दे रहा है, विडो पेंशन दी जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपको दिए जा रहे हैं। तो वो हम नहीं लेंगे इसमें। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस हैं, वो वन साइडेड हैं। मीन्स विडो पेंशन आपको वैसे ही दी जा रही है, उसमें आप किसी सरकार के लिए काम नहीं कर रहे। सरकार के लिए काम कर रहे तो उसके केस में आपको क्या मिल रही है? रिटायरमेंट पेंशन। समझ में आ रही है जी? या एक लगा लो ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन तो ये सारे बूढ़े लोगों को दी जाती है सरकार की तरफ से एज अ चैरिटी। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ओल्ड एज पेंशन को कंसीडर नहीं करना, विडो पेंशन दी हुई है आपने वो कंसीडर नहीं करना, आपने सिर्फ लेना है रिटायरमेंट पेंशन। अब एक और चीज़ नोट कीजिए, ये चारों चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? ये चारों कंटेंट्स मिलके बना रहे हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ की एंट्री दी हुई है, ये इसकी फिगर दी हुई है, और इसके साथ एडिशन में इनमें से 1, 2, 3 या चारों एंट्रीज दी हुई हैं, तब आप उनको इग्नोर करोगे, क्योंकि कंपनसेशन जब दिया हुआ है, कंपनसेशन इन चारों एंट्री से मिलके ही बना है। तब आप इनमें से जो भी एंट्री दी होगी आप उनको कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि आपको मेन एंट्री दी हुई है, मेन हेडिंग दिया हुआ है, दैट इज़ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? कंपनसेशन की एंट्री तो नहीं पड़ी, अगर पड़ी है फिर उससे रिलेटेड जो चारों टर्म्स है इनमें से जो भी दिया होगा वो आप कंसीडर नहीं करोगे। अगर कंपनसेशन की एंट्री नहीं है फिर आप कंपनसेशन बनाओगे इन चारों एंट्रीज़ को ऐड करके, या 4 में से जितनी भी एंट्रीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं आप ढूंढोगे। वेजेस एंड सैलरीज है, चलिए ऐड कर लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, चलिए ऐड कर लेते हैं। पेमेंट इन काइंड है, ऐड कर लेते हैं। तो उन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा आपका? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़। क्लियर हुई बात? तो जब भी आपने क्वेश्चन करना है हेडिंग वाइज करना है। फर्स्ट हेडिंग आपका क्या रहेगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़। हेडिंग वाइज अगर आप चलोगे तो आपकी कोई भी एंट्री स्किप नहीं होगी। पहले बनाएंगे कंपनसेशन, कंपनसेशन में ये 4 ही आती हैं। सेकंड हम क्या ऐड करेंगे? देखिए जी, सेकंड हमारा रहता है मेन हेडिंग, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स आपका जो भी काम है, आपने जो भी आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके ऊपर आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपकी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उससे आपको जो इनकम हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। शॉर्ट में इसको लिखते हैं OS। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले वो देखिए। ये तो मेन हेडिंग हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में एक आ जाता है रेंट। आपका काम है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है कि आप लैंड किराए पे देते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या आ रहा है? रेंट। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है कि आप कैपिटल दे रहे हो किसी को उधार, तो उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है? ऑपरेटिंग सरप्लस की फॉर्म में इंटरेस्ट।
क्लियर है। फिर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, आप बुक्स पब्लिश करवाते हो, तो उसके ऊपर आपको इनकम की फॉर्म में क्या मिल रही है, रॉयल्टी। लास्ट इसमें क्या आ जाता है कि आप एक काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको जो सरप्लस आ रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस, वो किस फॉर्म में आ रहा है, प्रॉफिट की फॉर्म में। पहले तो यहाँ तक देखो, इसके आगे भी करेंगे। अगर तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस की एंट्री पड़ी है मेन, फिर आप इन चारों में से जो भी दिया होगा, जितना भी दिया होगा, आप उसको इग्नोर करोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सारा आ जाता है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, फिर इनको ऐड करके आप क्या बनाओगे, हेडिंग ऑपरेटिंग सरप्लस का। क्लियर है। आगे देखिए, अब बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट के भी आगे 3 पार्ट हैं। प्रॉफिट मेन हेडिंग है। प्रॉफिट किस किस फॉर्म में, प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में। डिविडेंड किसका प्रॉफिट होता है, शेयर होल्डर्स का, शेयर्स के ऊपर जो उनको रिटर्न आती है। एक प्रॉफिट किस फॉर्म में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, आपने उसमें से कुछ टैक्स पे कर दिए, कुछ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, बाकी जो आपने रिजर्व रख दिया वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं इसको। तो प्रॉफिट के आगे 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज डिविडेंड, सेकंड वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये जो आपको प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के ऊपर आप सरकार को क्या पे करते हो, टैक्स। तो टैक्स जो आपने पे किया वो कहाँ से किया, प्रॉफिट में से ही किया, तो वो भी इसका पार्ट बन जाता है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर है। तो ये तीनों एंट्रीज मिलके क्या बनाती हैं, प्रॉफिट। अब जब क्वेश्चन आपके सामने होगा, इस पॉइंट में आपने 2 चीज़ें देखनी है। अगर तो ऑपरेटिंग सरप्लस पड़ा है, फिर ये सारी चीज़ें आप इग्नोर कर दोगे, इनमें से जो भी एंट्री पड़ी होगी, इंक्लूडिंग डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, फिर आप ये एंट्रीज ढूंढोगे। इसमें भी अगर आपको एक तो प्रॉफिट की एंट्री दे दी, प्रॉफिट की फिगर आपको दे दी, और एक साथ में आपको डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड किसका पार्ट है, प्रॉफिट का। फिर आप डिविडेंड एंट्री नहीं लोगे क्योंकि प्रॉफिट है। क्लियर है। सभी में से पहले आप ऑपरेटिंग सरप्लस देखोगे, वो नहीं है तो मेन आपके ये 4 हेडिंग होंगे, ये 3 तो एज इट इज़ पड़े होंगे। बात आ रही है प्रॉफिट की। प्रॉफिट पड़ा है तो नीचे के तीनों पार्ट्स को इग्नोर कर दोगे। प्रॉफिट नहीं है तो तीनों में से जो भी एंट्री दी हुई है उसको ऐड करके हम 4th पार्ट बनाएंगे, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर हो गया जी आपका। नेक्स्ट इसमें 3rd हेडिंग आ जाता है मिक्स्ड इनकम। ये एज इट इज़ आपको दिया जाएगा, इसमें कुछ भी आगे सब हेडिंग्स नहीं है। मिक्स्ड इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम मीन्स कंबाइंड इनकम। कंबाइंड इनकम विच कांट बी डिस्टिंग्विश्ड मीन्स जिसको आप अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कैसे। मान लीजिए आपकी अपनी ज़मीन थी जो आपने बिजनेस में लगा ली, आप अपनी ही लेबर कर रहे हो, आप अपनी ही कैपिटल बिजनेस में प्रोवाइड कर रहे हो, ऑन लैंड, ऑन लेबर, ऑन कैपिटल। तब आपको किसी को भी अलग अलग पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि कैपिटल के ऊपर जी हमने इंटरेस्ट दे दिया, लैंड के ऊपर हमने रेंट दे दिया, लेबर के ऊपर हमने वेजेस दे दिए। ये सारा कुछ आपका अपना ही है बिजनेस में। तब आप इन सभी के लिए अपना एक लंप सम में पोर्शन ले लेते हो, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। तो ये एंट्री एज इट इज़ पड़ी होगी आपके सामने, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखिए क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, इनकम मेथड मतलब फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आती है, डोमेस्टिक इनकम, डी। अब बात इनकम की हो रही है, इसमें कोई भी गुड्स नहीं है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओ।
तो डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, NDP। क्लियर है, NDP निकल रहा है यहाँ से। अब NDP है, इसमें कुछ टैक्सेस नहीं है, ये सारा हमारा खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, NDP एट FC। तो नेशनल इनकम को अगर आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हो, ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करते हो तो हमारे पास इनको ऐड करने के बाद निकलता है NDP एट FC। फिर ये डोमेस्टिक इनकम है, NDP एट FC इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इससे आपने क्या बनाना है, नेशनल इनकम। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, NFIA। ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये करने के बाद हमारे पास आ जाता है NNP एट FC, दैट इज नेशनल इनकम। पहले तो आप इनको ऐड करोगे, NDP एट FC पर जाओगे, फिर क्वेश्चन में जो आपको बोला गया निकालने के लिए वो आप निकालोगे। इसमें कुछ और एडिशन में एंट्रीज दी होंगी, आप उनको ट्रीट करके वो जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है उसको निकालोगे। क्लियर है, चलिए तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब इनकम में हम क्या नहीं लेंगे, कोई भी इसके अलावा जो भी एंट्रीज दी होंगी क्वेश्चन में वो आप नहीं लोगे। क्या क्या दी हो सकती है, ट्रांसफ़र पेमेंट, कोई भी करंट ट्रांसफ़र, या आपको कोई भी चैरिटी है इसमें वो आप इसमें ऐड नहीं करोगे। क्लियर है, और कोई भी आपको इलीगल इनकम हो रही है, विंडफॉल गेन है, वो आप इसमें नहीं लोगे। कोई लॉटरी है वो आप इसमें नहीं लोगे। एक इसमें दिया जाता है ये पर्सनल टैक्स। क्या दिया होगा, देखिए हम क्या, अगर आपने ये FC पर है, अगर हमने इसको MP पे बनाना है मार्केट प्राइस पर, तब हम क्या ऐड करते हैं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम इसमें लेते हैं, हम इसमें क्या नहीं लेंगे, पर्सनल टैक्सेस। पर्सनल टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो हम कभी भी इसमें कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ कौन से टैक्सेस कंसीडर करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। जी क्वेश्चन देखिए, इनकम मेथड का बड़ा ही इजी है, बस ये तो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि इनकम मेथड में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती। ये काम तो आपका है। देखिए क्वेश्चन देखिए जी, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो एंट्रीज दे रखी हैं वो क्या हैं। फर्स्ट एंट्री हमें दे रखी है वेजेस एंड सैलरीज की। ये किसका पार्ट है, वेजेस एंड सैलरीज, जी कंपनसेशन का। तो ये एंट्री डालने से पहले आप देखोगे पूरे क्वेश्चन में कंपनसेशन की एंट्री तो नहीं, अगर नहीं है फिर आप वेजेस एंड सैलरीज को उठाओगे जो कि दे रखा है 800 करोड़। करोड़ का आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ यही फिगर्स को यूज करोगे एग्जाम में, ठीक है, पीछे बाद में आंसर में डाल देना करोड़। सेकंड आपको क्या दे रखा है, पर्सनल टैक्स, ये हम अभी बात करके हटे हैं लास्ट में, इसको हम टोटली इग्नोर करेंगे। थर्ड एंट्री हमें दे रखी है ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब जो हमारा सेकंड हेडिंग था वो हमें दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में जो जो भी चीज़ें आती हैं, दैट इज़ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, वो हम इग्नोर करेंगे। अब उसके बाद दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम कंसीडर नहीं करेंगे। कितना दे रखा है जी, 10। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। बड़े ध्यान से देखोगे कि एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉयर है ये हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद है कॉरपोरेट टैक्स, जी कॉरपोरेट टैक्स मैंने किसका पार्ट बताया था आपको, कॉरपोरेट टैक्स है प्रॉफिट का पार्ट।
प्रॉफिट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, मैंने आपको बताया था उसके अंडर जितनी भी एंट्रीज आती हैं वो सारी आप इग्नोर करोगे। तो अब तक हमने क्या इग्नोर किया? कॉर्पोरेट टैक्स हम नहीं लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम नहीं लेंगे, पर्सनल टैक्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज टैक्स वाली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। इसके आगे देखिए क्या है 7th एंट्री, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हमने करना है या नहीं करना। क्वेश्चन क्या कहता है? अब टू का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। लास्ट लेक्चर में बताया था ये माइनस होता है, आगे एंट्री भी माइनस में दे रखी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर आगे क्या दे रखी है 8th एंट्री, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका भी हमने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ बताया गया कि आपकी इनकम कितनी है पर्सनल, जिसको आप जब मर्जी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, तो ये हम नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं उसके अलावा जो भी अदर एंट्रीज होंगी आप उसको इग्नोर करोगे। नेक्स्ट है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका हम कब यूज़ करेंगे? इनकम मेथड कर रहे हैं, इनकम मेथड पर FC पर टर्म आती है, अगर हमें MP बनाना है, ठीक है, तब इसका यूज़ होगा। अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन। इसका तब यूज़ करेंगे जब हमें इनकम मेथड से दैट निकलता है NDP एट FC। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रॉस पे निकालो, तब हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, दैट इज़ 30। उसके बाद क्या दे रखा है? मिक्स्ड इनकम। ये तो हमारा थर्ड मेन हेडिंग है ही है, ये हम लेंगे मिक्स्ड इनकम, दैट इज़ 500। उसके बाद लास्ट एंट्री दे रखी है रॉयल्टी। रॉयल्टी किसका पार्ट है? रॉयल्टी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना होता तब हम रॉयल्टी भी लेते, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना होता तब हम कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तीनों को ऐड करके बना देते ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन अब ऑपरेटिंग सरप्लस पड़ा है तो इन तीनों को हम कर देंगे इग्नोर। अब क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है? कैलकुलेट GNP एट MP। जी तो सारी एंट्रीज काम आ जाएंगी, GNP एट MP ये हमने कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास निकलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले जो मेन मैंने आपको एंट्रीज बताई थी उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट क्या लिया था हमने? कंपनसेशन। इस तरीके से अगर आप हेडिंग बनाओगे ना तो आपकी कोई भी एंट्री स्किप नहीं होगी। जब भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे करना है, अच्छा तरीका क्या है, इफ़ेक्टिव तरीका क्या है, फर्स्ट हेडिंग बनाओगे आप कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, उसमें फिर जो जो चीज़ें वो ऐड करते जाओ। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है? वेजेस एंड सैलरीज, दैट इज़ 800। सेकेंड इसमें एंट्री क्या दी गई है? सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, वो कितना दिया गया है? 100। बस इसके आगे ना तो हमें पेमेंट इन काइंड दी हुई है ना ही रिटायरमेंट पेंशन है, तो ये दोनों को मिला के 900 हमारा क्या बन गया? कंपनसेशन। क्लियर है? सेकेंड हम एंट्री डालेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस की, जो कि हमें सीधा सीधा दिया हुआ है। हमने इसके अंदर सारी एंट्रीज इग्नोर कर देनी है। ऑपरेटिंग सरप्लस है हमारा 200, 900 के नीचे डाला है मैंने। थर्ड हमारी एंट्री क्या रहेगी इसमें? मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम भी हमें साफ साफ दे रखा है, दैट इज़ 500। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, 900 प्लस 200 दैट इज़ 1100, 1100 प्लस 500 दैट इज़ 1600। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी? NDP एट FC। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्या बनाओ? GNP एट MP। अब हमने G बनाना है, ये नेट है, तो नेट में जब हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा GDP एट FC। डेप्रिसिएशन कैसे दी हुई है हमें? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज 30। तो ये आ गया हमारे पास
1630 दैट इज GDP एट FC। अब नेट निकलता है, जी बनाना था बना लिया, डोमेस्टिक इनकम थी, अब नेशनल इनकम बनानी है, क्या ऐड कर दोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम है तो ऐड करते हैं, टू है तो माइनस करेंगे, लेकिन ये -2 है, ऑलरेडी एंट्री माइनस में दी हुई, इट मीन्स ये फ्रॉम ही है, तो 20 हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 1650 हमारे पास क्या आया, GNP एट FC। ठीक है, तो अब हमने GNP पर पहुंच गए, अब हमने FC पे से क्या बनाना है, MP। अब MP बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो पड़ा है ना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका यूज़ कर लेंगे। अब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस FC पर है, हम आगे ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 70। तो हमारा आंसर कितना आ गया जी, 1720 करोड़। क्या निकल के आ गया, GNP एट MP 1720 करोड़। ये ऑलरेडी देखो मैंने बोला पर्सनल टैक्स हम नहीं लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है नहीं लेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है इग्नोर कर दिया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं लेनी, रॉयल्टी भी हमने नहीं लेनी, बाकी सारी एंट्रीज हमने ले ली। इजी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये इनकम मेथड। चलिए अब जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका ये मेथड भी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए मेथड के साथ मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी। क्वेश्चन में एंट्रीज देखो क्या क्या दी हुई हैं, बड़ी ही सिंपल एंट्रीज दी हुई हैं। फर्स्ट है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये कितना दिया हुआ है, -10। अब देखिए 2 का मतलब माइनस है, फिर एंट्री आपको माइनस में दे दी, इट मीन्स ये क्या बन जाता है, फ्रॉम। क्लियर है, चलिए तो ये क्या बन जाता है, नेट फैक्टर 2 का मतलब जो हमने दिया माइनस में, लेकिन अगर आपको आगे एंट्री माइनस में दे दी तो वो बन जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हम इसको ऐड करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। सेकंड एंट्री क्या दे रखी है, नेट करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स चाहे टू अब्रॉड है चाहे फ्रॉम अब्रॉड है, करंट ट्रांसफर तो हमने लेने ही नहीं है। ये कितने दिए हुए हैं, 5, इग्नोर करेंगे सेकंड एंट्री को। थर्ड एंट्री कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हमारी डेप्रिसिएशन है, ज़रूरत पड़ी तो करेंगे इसका ट्रीटमेंट, ये डेप्रिसिएशन है 40। फोर्थ एंट्री क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, मतलब इनकम मेथड का फर्स्ट हेडिंग आपको दे रखा है। इसके अंडर जितनी भी एंट्रीज आएंगी, चाहे वो वेजेस एंड सैलरीज हो, चाहे वो पेमेंट इन काइंड हो, या वो सोशल सिक्योरिटी हो, या पेंशन हो, रिटायरमेंट पेंशन, हम उसको करेंगे इग्नोर। नेक्स्ट है कॉरपोरेट टैक्स, ये प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का, तो ये हम लेंगे अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो। फिर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है और प्रॉफिट पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। फिर हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इज 90। फिर हमें दिया हुआ है रेंट, अगेन ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है दैट इज 100। फिर हमें दिया हुआ है डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट का पार्ट है दैट इज 20। फिर हमें दिया गया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ट्रीटमेंट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ तो वैसे भी नहीं लेते, हम बताया था एम्प्लॉयर लेंगे, अब तो वैसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन हेडिंग दिया हुआ है दैट इज़ कंपनसेशन 11। एम्प्लॉयज़ का तो वैसे भी कुछ नहीं करते। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, NNP एट MP निकाल लो।
NNP@MP, निकलता क्या है NDP@FC। चलिए फर्स्ट क्या लेंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, डायरेक्ट एंट्री दे रखी है, कितनी है 40, ये हमने ले लिया। सेकंड एंट्री किसकी होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मेन हेडिंग नहीं है, अब हम इसको एक एक करके बनाएंगे। फर्स्ट इसमें आप क्या लोगे, रेंट, दैट इज 100। फिर हम इसमें क्या लेंगे, इंटरेस्ट, दैट इज 90। फिर हम इसमें क्या लेंगे, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, हमने और क्या लिया था इसमें, प्रॉफिट, तो रॉयल्टी भी नहीं है, प्रॉफिट का मेन हेडिंग नहीं है, तो अब हम प्रॉफिट बनाएंगे। प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, फर्स्ट इसमें ऐड करेंगे जो दिया हुआ है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, कितना है 30। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज 10, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10। एक इसमें क्या आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और प्रॉफिट किससे मिलके बनता है, डिविडेंड, वो भी दिया हुआ है। डिविडेंड कितना है 20, तो ये कितना आ गया 30 + 10, 40 + 20 60, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी 60। क्लियर है, तो अब हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया, 100 + 90 190, 190 + 60 दैट इज 250। थर्ड हम एंट्री क्या लेते हैं, मिक्स्ड इनकम, वो लीजिए। मिक्स्ड इनकम है यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। चलिए तो अब हमने क्या, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ नहीं लेना, ये हमने ले लिया। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ भी ले लिया। नेट करंट ट्रांसफर्स नहीं लेंगे। बच्चे हमारे पास NIT और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसका देखते हैं लेना है कि नहीं लेना। चलिए मिक्स्ड इनकम नहीं है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 290 क्या आ गया NDP@FC, तो NDP@FC कितना आ गया जी 290 करोड़। अब इसका क्या बनाना है NNP@MP, तो बनाए NDP@FC दैट इज 290। NN बनाना है, N का N तो है ही है, D का N बनाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, दैट इज 10। ये आ गया 300 क्या आ गया NNP@FC। अब FC का क्या बनाना है MP, क्या ऐड कर देंगे इसमें, टैक्सेस ऐड कर देंगे। बताया था मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से, क्यों, क्योंकि उसमें टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। तो NIT कितना दिया हुआ है हमें 110, तो सारी एंट्रीज हमने ले ली जो लेनी थी, ये ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास 410 करोड़, दैट इज NNP@MP। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, इजी है। तो इसी तरीके से आप घर पर भी प्रैक्टिस करेंगे। एंट्रीज आपको मेन बता दी क्या क्या लेनी है क्या क्या नहीं लेनी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चंस की, उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे इसको करने में। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।